ये तुमने आँख, हाथों और पैरों पर आइस पैक लगा रखा है? अरे नहीं, वो मुझे गर्मी लग रही थी ना, इसलिए मैंने कूलिंग के लिए आइस पैक ले लिया था। तुम भी कभी कभी काफी अजीब हरकत करती हो। वैसे तुमने पैकिंग स्टार्ट कर दी? किस चीज की पैकिंग? 2 दिन पहले ही तो बताया था। मदनपुर गांव में 2 साल के लिए मेरी शिफ्टिंग हो गई है, इसलिए अब हम 2 साल के लिए उस गांव में ही रहेंगे। इतनी गर्मी में मुझे गांव ले जाने की बात कर रहे हैं? मैं गांव नहीं जाऊंगी। तो तुम यहाँ शहर में अकेले रहकर क्या करोगी? सरकार की तरफ से वहाँ हमें घर भी मिल रहा है और सारी फैसिलिटीज भी हमें प्रोवाइड की जाएंगी। केतन एक गवर्नमेंट ऑफिसर था और उसकी पोस्टिंग 2 साल के लिए एक छोटे से गांव में की जा रही थी। गर्मी के चलते शालू का बिल्कुल भी गांव जाने का मन नहीं था, लेकिन अब न चाहते हुए भी शालू को गांव जाने की तैयारी करनी पड़ती है। ये क्या, ये दोनों अभी तक सो रहे हैं? बच्चों चलो जल्दी से उठ जाओ, फिर मैं तुम दोनों को नहला दूंगी। माला जल्दी से दोनों बच्चों को उठाकर उनका नदी के ठंडे पानी से मुंह धुलवाती है और अब पूरा परिवार नदी किनारे बैठकर नाश्ता करते हैं। कल रेडियो में खबर सुनने को मिली थी कि इस साल गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। लेकिन नदी की वजह से जब भी हवा चलती है तो काफी ज्यादा ठंडक बनी रहती है घर के आसपास। ऊपर से हम तो हर 2-3 दिन में घर के अंदर बाहर गोबर से लिपाई करते हैं, इससे घर के अंदर भी ठंडक बनी रहती है और नदी का ठंडा पानी तो है ही। हम लोगों को यूं परेशान होने की क्या जरूरत है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माला अपनी सास के साथ आंगन में नदी किनारे बैठ सब्जियां काट रही होती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी और ट्रक माला के पड़ोस वाले घर के सामने आकर रुकता है, जिसके अंदर से शालू अपने पति और सास के साथ बाहर निकलती है। केतन बेटा, तूने जितना बताया था ये गांव तो उससे ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो ये काफी पसंद आया। गांव है तो बड़ा सुंदर तो होगा ना? क्यों शालू, तुम्हें भी अच्छा लगा ना? क्या खाक अच्छा लगा। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, मैं घर के अंदर जा रही हूँ। गांव में कदम रखते ही शालू को गर्मी लगना शुरू हो जाती है और वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर बैठ जाती है। रात होती है और माला का पूरा परिवार आंगन में ही आराम से सोता है, तो वहीं एसी चलाकर भी शालू को नींद नहीं आती और वो सारी रात गर्मी से परेशान होती है। अगले दिन माला अपने दोनों बच्चों को नदी के ठंडे पानी से नहला रही होती है कि तभी वहां शालू आती है। नमस्ते, आप हमारे नए पड़ोसी हैं ना? कल मैंने आप लोगों को देखा था, कैसा लगा आपको हमारा गांव? बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। मैंने कल 16 पर एसी चला रखा था, लेकिन फिर भी मैं ठीक से सो नहीं पाई। लेकिन तुम नदी के गंदे पानी में अपने बच्चों को क्यों नहला रही हो? ये नदी का गंदा पानी नहीं, साफ पानी है। हम तो घर के सारे काम, खाना बनाना, पानी पीना सब इस नदी के पानी से ही करते हैं। ये नदी ही हमें गर्मी से छुटकारा दिलाती है। तुम जैसे गांव के लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ इस गर्मी से बचने के लिए करना होगा। माला घर पर आती है और एसी में बैठकर फोन चलाने लगती है। तभी माला के फोन पर एक स्नो हाउस की वीडियो आती है, जिसे देख माला जल्दी से किचन के पास जाती है। केतन, मुझे भी अपने इस घर को अब एक बर्फ के घर के अंदर बदलना है, जिस तरह इस वीडियो में है। शालू, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रही हो? ये स्नो हाउस शहर में है। इसे मेंटेन रखने के लिए पता है कितना खर्चा आता है? कितनी बड़ी बड़ी मशीन होती हैं। बाहू, तू तो जब देखो खर्चे की ही बात करती रहती है। इतनी गर्मी लग रही है तो कमरे में एक और एसी लगवा दे। अब इस गांव में एसी में तो मेरा गुजारा होने से रहा। मुझे अब अपने लिए एक बर्फ का ही घर चाहिए और हमारे पास कौन से पैसों की कमी है केतन। अगर तुमने मेरे लिए बर्फ का घर नहीं बनाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। शालू को इस तरह जिद करता देख केतन कुछ नहीं कर पाता और अब अपने घर को अंदर से बर्फ का घर बनाने के लिए केतन बड़े बड़े डीलर से बात करता है और अगले दिन ही ढेर सारी बर्फ और मशीन केतन के घर आती हैं, जिसे देख ये बगल वाली आंटी के घर पर इतनी बड़ी बड़ी मशीन और बर्फ क्यों आ रही है? इतनी सारी बर्फ का आंटी क्या करेंगी? पता नहीं बेटा, और इनके घर में तो फ्रिज भी होगा ही, तो भला इन्हें बर्फ की क्या जरूरत पड़ रही है, वो भी इतनी सारी। हफ्ते भर के अंदर सभी कारीगर घर के कोनों कोनों में मशीन लगा देते हैं, जिससे अंदर से बर्फ पिघल न सके, और वहीं घर की खिड़की और दरवाजों को भी ऑटोमेटिकली बंद करने का सिस्टम लगा देते हैं। हफ्ते भर के अंदर ही शालू का घर अंदर से पूरी तरह से बर्फ का बन चुका था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग एक बर्फ के घर के अंदर हैं। बाहर से साधारण दिखने वाला घर अंदर से बर्फ का हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। देखा माँ जी, मेरा आइडिया कितना अच्छा था। अब तो हमें एसी कूलर की भी कोई जरूरत नहीं है और ना ही अब हमें गर्मियों में पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। सब कुछ हमारे घर में ही है। चीनी तो खत्म हो गई है। एक काम करती हूँ, शालू के यहाँ से मांग कर ले आती हूँ। माला कटोरी लेकर दरवाजे के बाहर जाती है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से काफी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला और इतनी
अंदर से ठंडी ठंडी हवा कैसे आ रही है? माला जब घर के अंदर जाती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मैं तो शालू के घर के अंदर आई थी। ये बर्फ के महल के अंदर कहाँ पहुँच गई मैं? ये बर्फ का महल नहीं, मेरा बर्फ का घर है। माला, तो कैसा लगा तुम्हें? ये मैंने कहा था ना, गर्मी में बचने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगी मैं। ये बर्फ का घर कैसे बनाया? बाहर से तो बिल्कुल साधारण घर है तुम्हारा, लेकिन अंदर से ये बर्फ का घर। पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। अब तुम रहो अपनी नदी किनारे बसे छोटे से घर में, मैं तो सारी गर्मी बर्फ के घर में ही रहूंगी। माला ये देखकर काफी हैरान होती है। अब वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन माला गर्मी में नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है। कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, पसीने भी आने बंद नहीं हो रहे। जल्दी से कपड़े धोकर नहाऊंगी। अरे माला, ये कि तुम इतनी गर्मी में धूप में बैठकर कपड़े धो रही हो? मैं तो बर्फ के बाथरूम में बैठकर कपड़े धोती हूँ। इसमें भी एक अलग ही मजा है। शालू की बात सुनकर माला को थोड़ा बुरा लगता है। माला जानती थी कि शालू कहीं ना कहीं अपने बर्फ के घर का दिखावा कर रही है। आज तो सच में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। दादी माँ, बगल वाली आंटी का घर पूरा बर्फ से बना हुआ है, हमें भी बिल्कुल वैसा ही बर्फ का घर चाहिए। आज हम जब आंगन में खेल रहे थे तो हमने उनकी खिड़की से उनका बर्फ का घर देखा था। बेटा, वो अमीर है, उनके लिए बर्फ का घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो बर्फ का घर बना सके। हमें नहीं पता, हमें बर्फ का घर चाहिए तो चाहिए। शालू का बर्फ का घर देख अपने बच्चों को बर्फ के घर की जिद करता देख माला को काफी बुरा लगता है और यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये क्या, अब घर में पीने के लिए ठंडा पानी भी नहीं है? बर्फ का घर ना सही, कम से कम बर्फ का पानी तो ले आओ। बच्चों, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम हमेशा नदी को ठंडा पानी ही पीते थे। हाँ, लेकिन अब हमें बर्फ का ही पानी चाहिए। बच्चों की जिद के चलते अब शालू को हर रोज बर्फ खरीद के लानी पड़ती थी और धीरे धीरे बच्चों के साथ साथ अब घर के बड़ों को भी शालू का बर्फ का घर देख अपने खुद के घर में गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अंदर इतना भपका हो रहा है और बाहर आंगन में इतने मच्छर। अब इंसान सोए तो सोए कहाँ? ये हमारे पड़ोसी कितने नसीब वाले हैं, इन्हें बर्फ के घर के अंदर सोना पड़ता है। न गर्मी से परेशान होते न मच्छर से। एक तरफ नदी के पास बसा यह गरीब परिवार गर्मी से जूझ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ शालू अपनी बर्फ के घर के अंदर सुकून से रहती है। हर दिन शालू माला के गरीब परिवार के सामने अपने बर्फ के घर का काफी दिखावा करती थी, जिसे देख माला, तुम क्यों बार बार अपने बर्फ के घर का जिक्र बच्चों के सामने करती हो? उन्हें देख देख कर बाकी लोगों में भी बर्फ के घर के अंदर रहने की इच्छा जाग रही है। दिखावा नहीं करती, जो है सो है। हमें बर्फ के घर के अंदर रह रही हूँ तो रह रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अचानक शालू के घर के अंदर रखी बर्फ वाली मशीन में स्पार्क होता है, जिससे अपने आप कूलिंग बढ़ने लगती है और साथ ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। माला आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसकी नजर शालू की बालकनी में जाती है। बालकनी का दरवाजा बंद होने की वजह से शालू चिल्लाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आती। तभी माला जैसे ही शालू को देखती है, ये शालू इस तरह से चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ इसे? बाहर निकालो, मैं अंदर फंस गई हूँ। टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते शालू बेहोश हो जाती है, जिसे देख माला घर का दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। अब क्या करूं? शालू के घर पर शायद कोई नहीं, ऊपर से दरवाजे खिड़कियां भी नहीं खुल रही हैं। तभी माला की नजर एक कांच की खिड़की पर पड़ती है। नदी किनारे पड़े बड़े से पत्थर से माला उस कांच की खिड़की को तोड़कर घर में घुसती है और जल्दी से शालू को बाहर निकाल कर लाती है। थोड़ी देर में ही केतन और अनीता भी बाहर से आ जाते हैं और अब शालू को भी होश आने लगता है। तुम ठीक तो हो ना? देखा बर्फ का घर बनवाने का नतीजा? अगर आज माला नहीं होती तो पता है क्या हो सकता था। बाहू, हमेशा जिद सही नहीं रहती है। आप लोग ठीक कह रहे हैं, काश मैं आपकी बात पहले ही मान लेती। माला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ भी सही नहीं किया। केतन अब अपने घर के अंदर से बर्फ और सारी मशीन हटवा देता है और अब वो घर पहले की तरह नॉर्मल बन जाता है। तो वहीं कुछ दिनों में शालू भी ठीक हो जाती है और आज शालू माला के साथ नदी किनारे बैठकर पानी में पैर डालते हुए ठंडे ठंडे पानी में मजे करती है, जिससे शालू को भी अब नदी की अहमियत समझ में आती है। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मेरे देवर को भी अभी शादी करनी थी। इस गरीब की वजह से ना सिर्फ मेरा प्यार बल्कि सारी अटेंशन भी बढ़ रही है। अगर इस घर में मैं पहले आती तो आज सारी अटेंशन अकेले मुझे मिल रही होती, ना कि इस गरीब के साथ। अब दोनों बहू अपने कमरे में जाती हैं और अगली सुबह
छोटी भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, आप जल्दी से तैयार होकर ऊपर रसोई में आ जाना, जब तक मैं बड़ी भाभी के साथ रसोई में जा रही हूँ। ठीक है काजल। इतना बोल काजल पूजा के साथ रसोई में जाती है, जहाँ रसोई में जाते ही पूजा की नज़र एसी पर पड़ती है। अरे मुझे लगा मेरा ससुराल मिडिल क्लास है, पर ये तो मेरी तरह अमीर निकले। रसोई में एसी। दीपिका भाभी आप आ गई? चलिए आप दोनों अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाइए, मैं चलती हूँ। रसोई में एसी लगा है तो एसी ऑन कर लेना। ठीक है काजल। क्योंकि आज दोनों बहू की पहली रसोई थी, इसलिए दोनों बहू मिलकर अपनी पहली रसोई में दाल चावल सब्जी पुलाव बिरयानी छोले भटूरे दाल मखनी और पकौड़े बनाती है। बहू, तुम दोनों ने तो कितने कम समय में इतना खाना बना दिया। मैंने तो बड़ी बहू से उम्मीद नहीं करी थी कि इतने बड़े घर की लड़की हमारे जैसे घर में आकर काम करेगी, पर बहू ने तो साबित कर दिया कि जरूरी नहीं गरीब घर की ही लड़कियां घर संभालना जानती हों। मुझे भी अपनी बीवी पर गर्व हो रहा है आज, और सारा खाना कितना लाजवाब बना है। अपनी तारीफ सुन पूजा काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी पहली रसोई करके दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में जाती हैं और पूजा अपनी दोस्त को फोन करती है। तू शादी से पहले मेरा मजाक बना रही थी ना कि मेरा ससुराल मिडिल क्लास है। रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। इतना बोल पूजा रसोई में जाती है। देख रही है, मेरे ससुराल में रसोई में एसी लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा। अगर तेरे ससुराल में रसोई में एसी लगी है तो तेरे ससुराल में तो रोटी बनाने की मशीन भी होगी। अब तो तेरा ठीक है, तुझे रोटी बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही कहा तूने, रोटी बनाने वाली भी मशीन जरूर यहीं कहीं होगी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। अपनी दोस्त से बात करके पूजा अपने कमरे में जाती है। अगले दिन फिर से पूजा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और इस बार रोटी मेकर ढूंढने लगती है। भाभी आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं रोटी मेकर देख रही हूँ काजल। रोटी बनानी है ना आज? अच्छा, तो आपको रोटी मेकर चाहिए। आओ मैं आपको दिखाती हूँ इस घर की रोटी मशीन कहाँ रखी है। इतना बोलकर काजल अपनी भाभी को रसोई की बालकनी पर ले जाती है और मिट्टी का चूल्हा दिखाती है। ये है इस घर की रोटी मशीन। पहले हम लोग काफी गरीब थे, मिट्टी के चूल्हे पर खाना खाते थे, पर मेरे दोनों भाई अच्छा कमाने लगे और अब हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पर सब कुछ होने के बाद भी माँ और पापा को मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाने की आदत है। पहले माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती थी, पर धीरे धीरे माँ बीमार पड़ने लगी और रसोई की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इतनी गर्मी में मुझसे रोटी नहीं बनती थी, इसलिए मैंने एसी लगवा लिया रसोई में और मिट्टी का चूल्हा बालकनी पर रख दिया ताकि रसोई खराब ना हो और एसी की हवा भी लगती रहे। पर अब आप दोनों को ही मिट्टी के चूल्हे पर माँ पापा के लिए रोटियां बनानी है। इतनी गर्मी में मैं तो मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बिल्कुल नहीं बना सकती। एक काम करती हूँ, मेरी देवरानी तो गरीब घर से है, क्यों ना मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाने की जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाल दूं। गर्मी में पूजा को चूल्हे पर रोटी न बनाना पड़े, इसलिए वो दीपिका के आते ही उससे कहती है, अच्छा हुआ दीपिका तुम आ गई। देखो ना इतनी बड़ी रसोई है, कितना सारा काम है, क्यों ना हम दोनों काम बांट लें। रोटी सब्जी तुम देख लेना, दाल चावल बाकी का खाना मैं देख लूंगी। तो आज मैं थोड़े से चावल और सब्जी बना लेती हूँ, तब तक तुम चूल्हे पर रोटियां बना लो। दरअसल माँ जी और पापा जी को ना चूल्हे की रोटी चाहिए, हम लोग चावल खा लेंगे। गर्मी ज्यादा हो रही है इसलिए तुम 2 लोगों की रोटी बना लो। ठीक है दीदी, वैसे भी सिर्फ 2 लोगों की ही तो रोटी बनानी है, आप इतना काम तो कर ही रही हैं, मैं बना लूंगी। क्योंकि सिर्फ 2 जने की रोटी बनानी होती है, इसलिए दीपिका हाँ कर देती है। उस दिन बालकनी पर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर दीपिका अपने सास ससुर के लिए चूल्हे पर रोटी बनाती है, तो वहीं एसी चलाकर आराम से पूजा बाकी लोगों के लिए खाना बनाती है। इसी तरह समय गुजरता है और धीरे धीरे पूजा अपनी गरीब देवरानी को परेशान करने लगती है। दीपिका रोटी बना रही हूँ तो एक काम करो, आज सबके लिए रोटी ही बना लो। दिन रात चावल खाकर मन भर गया है, सब्जी मैं बना लेती हूँ। पर दीदी इतनी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर मैं सबके लिए अकेली रोटी बनाऊं तो क्या हुआ दीपिका, अब 2 जने के लिए बना रही हूँ तो बाकी के लिए भी बना लो। पूजा के बोलने पर चुपचाप गर्मी से परेशान बेचारी दीपिका मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए रोटी बनाती है। अरे वाह, आज हमारे लिए भी रोटी है, चलो हमें रोटी तो नसीब हुई। देवरानी जी तो बना ही नहीं रही थी, वो तो मेरे कितना बोलने पर बनाया उन्होंने। बहू ऐसा मत करो, बाकी लोग का भी रोटी खाने का दिल करता है, बनाती हो तो सबके लिए बना लिया करो। पापा गर्मी कितनी हो रही है, बेचारी भाभी मिट्टी के चूल्हे पर परेशान हो जाती होंगी, इसीलिए नहीं बनाती। अगर ऐसी बात है दीपिका बहू, तो तुम सिर्फ हमारे लिए मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना दो, बड़ी बहू बाकी लोगों की रोटी तुम गैस पर बना लेना। शांति की बात सुनकर पूजा का मुंह बन जाता है और एक बार फिर जब दीपिका मिट्टी के चूल्हे पर अपने सास ससुर के लिए रोटियां बना रही होती है तो जानबूझकर पूजा बालकनी का दरवाजा बंद कर देती है।
बनाती रहे अपना गर्मी में रोटी, इसकी वजह से मैं क्यों धूप बर्दाश्त करूं? वैसे भी इससे ज्यादा खाना बनाती हूँ मैं। ये सब देखकर दीपिका को काफी बुरा लगता है और रात को वो सारी बात अमित को बताती है। मैं गरीब घर से हूँ, इसीलिए दीदी मुझे परेशान करती हैं, पर मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो मत करो ना बर्दाश्त, बोल दो, पर अब मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। इतना बोलकर अमित अपने काम में लग जाता है। इसी तरह समय गुजरता है और किसी न किसी बहाने पूजा मिट्टी के चूल्हे पर ही सबके लिए दीपिका से रोटी बनवाती है। ऐसे ही एक दिन। दीपिका, तुम तो सिर्फ चूल्हे पर 2 जने की रोटी बनाती हो। यहाँ देखो, मैंने दाल चावल बना लिया है, सब्जी मैं बना रही हूँ। एक काम करो ना, बगल में खड़ी होकर रोटी भी बना दो सबके लिए। और हाँ, एसी भी बंद कर दो, बहुत देर से चल रही है। पर दीदी मुझे गर्मी लग रही है, मैं अभी बाहर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियाँ बना कर आई हूँ और दोबारा से मुझे रोटी ही बनानी है गर्मी में। दीपिका, जितना तुम्हारे पापा की 1 महीने की सैलरी नहीं है ना, उससे ज़्यादा बिल आया है, थोड़ा बिजली बचाओ। पूजा दीपिका को सुनाकर चली जाती है। अब दीपिका से और बर्दाश्त नहीं होता और अगले दिन। दीपिका, मैं सब्जी काट रही हूँ, तुम जल्दी से माँ जी और पापा जी के साथ सबके लिए रोटियाँ बना दो। माँ जी, कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है, आज आप दीदी को बोलो ना कि वो रोटी बना ले। बहू, हमेशा तो छोटी बहू ही रोटी बनाती है, आज हमारे लिए तू रोटी बना दे और बाकियों के लिए पुलाव बना दे, तेरा काम आसान हो जाएगा। शांति की बात पूजा टाल नहीं पाती और चूल्हे पर अपने सास ससुर के लिए रोटी बनाने लगती है। अगर माँ जी ने ना बोला होता ना तो मैं उस गरीब से ही रोटी बनवाती। कितनी गर्मी लग रही है यहाँ, एसी की हवा भी नहीं आ रही है। मुंह बनाकर पूजा सबके लिए रोटियां बनाती है और अगली शाम जब दोबारा रोटी बनाने की बारी आती है, माँ, भाभी, आज दीपिका की तबीयत तो ठीक है, पर सुबह जब वो मेरे लिए फ्रूट्स काट रही थी तो उसका हाथ काफी ज्यादा कट गया। अभी अभी पट्टी बंधवा कर लाया हूँ, वो कमरे में आराम कर रही है, तो भाभी आज भी आपको ही रसोई संभालनी होगी। बहू, अब तुम 4-5 आइटम क्या ही बनाओगी? एक काम करो, आज सिर्फ रोटी सब्जी बना लो। पर कल भी मिट्टी के चूल्हे पर मैंने ही रोटी बनाई थी, तो क्या हुआ भाभी, आज भी बना लो। पूजा घर वालों के सामने कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से में तिलमिलाती हुई मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकना शुरू कर देती है। इसी तरह किसी न किसी बहाने दीपिका काम से बचने लगती है, पर अब पूजा और बर्दाश्त नहीं कर पाती। कभी इसकी तबीयत खराब हो रही है, कभी उसका हाथ कट रहा है। अरे अगर आप लोगों को मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाने की आदत है तो खुद बनाकर खाओ। मैं रोज रोज मिट्टी के चूल्हे पर इतनी गर्मी में रोटी नहीं बनाने वाली। मैंने अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया जितना मुझे ससुराल में करना पड़ रहा है। और इस एक गरीब को देखो, जिसकी जिंदगी रसोई से शुरू हुई और रसोई पर खत्म है, वो यहाँ महारानी की तरह आराम कर रही है। भाभी, आपकी ये गलतफहमी खत्म करने के लिए मैंने आपकी चाल आप पर चली। आपको लगता है कि मैं गरीब घर की हूँ तो आप मुझे दबा लेंगी। मैं गरीब हूँ पर बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर काम बराबर बांटा जाता और आप अपनी अमीरी होने का घमंड नहीं दिखाती मुझे, तो शायद मुझे आपके साथ ऐसा ना करना पड़ता। बड़ी बहू दीपिका बहू बिल्कुल सही कह रही। वो जब से घर में आई है रोज वही हम सबके लिए चूल्हे पर रोटियां बना रही। उसे भी गर्मी लगती, पर तुम तो ठहरी अमीर घर की, एसी में खाना बनाने वाली। तुम शायद ये बात भूल गई थी, पर अब मैं इस घर में और अपनी बहू के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि एक दिन छोटी बहू और एक दिन तुम मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाओगी, और अब मैं तुम में से किसी के बहाने नहीं सुनूंगी। सास के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर वो कर भी क्या सकती थी, जिस वजह से अब एक दिन मिट्टी के चूल्हे पर दीपिका रोटी बनाती तो फिर एक दिन पूजा।